काम निभा रही होती हैं तो कभी कभार वो चीज़ें रख के भूल जाती हैं, कभी कभार वो चूल्हे पे दूध चढ़ा के भूल जाती है और दूध उबल जाता है, कभी कभार वो कुछ कह कर किसी को थोड़े पैसे दे देती हैं, किसी को ज़्यादा पैसे दे देती हैं। मेरी अम्मी का हमेशा ये काम था कि वो चेक साइन करते हुए हमेशा एक ज़ीरो बढ़ा दिया करती थी या एक चेक के ज़ीरो घटा दिया करती थी, और हम हमेशा उनका रिकॉर्ड लगाते थे। अम्मी आप तो हमेशा ज़ीरो कम या बढ़ा के बोलती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मेरे सामने हैं जो इसी तरह के ब्लंडर्स करती रहती हैं, लेकिन मर्द हज़रात भी कुछ कम नहीं होते। वो तो अक्सर वादा कर कर भूल जाते हैं, वो तो अक्सर वादा कर कर तोड़ देते हैं, जो कि उनके दिमाग में होती भी हैं चीज़ें, उससे भी कभी कभार मुकर जाते हैं। हमसे बहुत सारी कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं और उन गलतियों पे ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये पूरा रोज़ा जो आप रख रहे होते हैं, इसमें अगर आप किसी की गलती को माफ़ कर देते हैं तो आपको बड़ा सवाब मिलता है, सच कह रही हूँ मैं। दूसरों की गलतियों को माफ़ करें, दूसरों से अगर शिकवे हैं, शिकायत हैं तो माफ़ करें। इस महीने से बेहतर महीना और कोई नहीं मिलेगा। एक और मल्टीटास्किंग खातून जो मेरे सामने खड़ी हैं, सामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका शुक्रिया, आप रोज मेरी तारीफ करती हैं और आप जो है ना वो मतलब मेरा दिन बना देती हैं। बिल्कुल, और करनी चाहिए। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपका ये बहुत पॉजिटिव हार्मोन चेंजेस होती हैं, आपका शो बहुत अच्छा जाता है, ग्लो करते हैं। जो अगर ये आप कहती हैं, अगर घर का एक कोई फर्द है, कोई आदमी है, अगर वो अपनी बेगम को रोज जाते हुए कहते आज तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, या मतलब एक सदके जारिया है, रोज ऐसी तारीफ कर दे तो सोचे कितनी अच्छी अफ्तारी मिलेगी, कितना साफ सुथरा घर मिलेगा, बच्चे रोते हुए नहीं मिलेंगे जब आप घर वापस आएंगे। क्यों सामिया? बिल्कुल ऐसा ही है, और इजहार मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप मतलब मियाँ बीवी हो या माँ बाप अपने बच्चों से करें। इजहार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, ये आपकी शायद आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसे मैं अक्सर कहती हूँ अपने बच्चों के कि तुम मेरे गले लगो, मुझे तुम्हें प्यार करना है। जब बड़े हो जाओगे तो उस तरीके से हम तुमको ग्रैप नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, तो ये हमें करना चाहिए ताकि उनके दिल में हमारे लिए प्यार रहे। और फिर जब अगर मियाँ बीवी के बीच में प्यार होता है तो बच्चे जब देखते हैं अपने माँ बाप को तो वो अपने लिए भी ऐसे ही देखते हैं। ऑटोमेटिकली बच्चे वो सीख रहे होते हैं कि अगर माँ बाप एक्सप्रेसिव हैं, बड़े बुजुर्ग घर में एक्सप्रेसिव हैं तो वो भी एक्सप्रेसिव ही। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तुम बच्चों को नोट करो, क्या मम्मा क्या कर रही हैं, हाय हाय मम्मा प्यार करके थूक लगा दी। सोचो ना क्या क्या सुनने को मिल रहा होता है। अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे हम लोगों ने एक फेसबुक पे देखा था कि वो बचपन की तस्वीरें जो है वो रीमेक कर रहे हैं सब बड़े होके। तो मैंने अपनी अम्मी के साथ किया, उन्होंने मुझे गोदी में बिठाया था और मैं इतनी बड़ी अभी और 2 बच्चों की अम्मा होके मैं उनके गोद में बैठी तो वो चीख रही थी कि हटो हटो। लेकिन ये मतलब मेमोरीज हैं, ये अच्छा लगता है, प्यार आता है और करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ या अपने मियाँ बीवी या बच्चे सब आपस में इस तरह होना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। आज आप ऐसा क्या खवातीन को सिखा रही हैं, बल्कि मैं तो कह रही हूँ मर्द हज़रात को भी सिखा दें कि वो उनको तारीफ के 2 बोल मीठे बोल सुनने को मिल जाए। क्या अफ्तारी क्या सहरी है आज सामिया के दस्तरख्वान पे? बिल्कुल, जैसे से अफ्तारी निदा बढ़ती जाती है तो होता क्या है कि लोग थोड़ा खाने की तरफ आते हैं या वन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत शॉपिंग करेंगे। अब लोगों की ईदी आएगी, ईदी जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एक ही चीज़ हो जाए ताकि हम ज़्यादातर इबादत में जो है हमारा टाइम भी जाएगी, हमें जो चीज़ें कंप्लीट करनी है, घर की साफ़ सफाई वो भी करें। तो आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे। बिल्कुल, छोले भटूरे बिल्कुल। और ये जो पराठे हैं ये बल्कि खमीर से बनेंगे। ये देखें, ये खमीर से कि मैंने ये कोई पराठे छोले भटूरे एग्जैक्टली ये पूरा मैदा खमीर। इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे पनीर की, प्याज की, हरे धनिए की और इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो जब आप इसको खाएं, अगर कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं। अदरवाइज हमने पूरी ग्रेवी बनाएंगे छोले के साथ ताकि उसके साथ एक नया तरीका है। लोग पराठे तो बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, लेकिन आप भटूरे किस तरह बनेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ इंडियन रेसिपी और हमारे लाहौर में भी मिलता है और अच्छा लगता है। साथ हम बना रहे हैं सहरी के लिए, क्योंकि लोगों को ये होता है कि एक कुछ ड्रिंक होना चाहिए, कुछ पीना चाहिए ताकि पूरा दिन लगता है कि अब तक पानी नहीं पिए, दूध नहीं पिए, लस्सी ना पिए तो मतलब रिफ्रेश फील नहीं करते या लगता है सहरी इनकम्प्लीट है। तो आज हम बड़ी एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे, आलमंड्स डेट शेक, जिसके अंदर हम खुश्क दूध का भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसके अंदर बादाम, पिस्ते
रोजे और इसके अंदर हम क्रीम और साबूदाना, क्योंकि गर्मी भी है, पूरा दिन आप बाहर रहते हैं, और माओ के लिए कि अगर आप इसको और ब्लेंड कर लें तो बच्चों को फीडर में भी करके दे सकते हैं। और पता है कि सामिया, ये जो तुख्मे बलंगा तुम कह रही हो ना? नहीं, ये साबूदाना। साबूदाना, अच्छा, एग्जैक्टली, सॉरी, मैं तुख्मे बलंगा कही थी, वो इसी का बहन भाई लगता है। जो साबूदाना है, ये मेरी अम्मी मुझे ये बताती थी, वो बड़ी हर्बल वगैरह चीजें पढ़ती रहती थी, तो मुझे बताती थी, जैसे अक्सर होता है ना हमारे आखिरी के जो रोजे होते हैं उसमें आप नोट करें आपकी जॉइंट्स और हड्डियों में दर्द हो जाता है, तो ये साबूदाना ना, ये अगर अभी से हम खाना शुरू कर देंगे तो वो हम उस दर्द से बचे रहेंगे और हम कंफर्टेबली रोजे अपने पूरे कर पाएंगे। क्योंकि लोग कोशिश करते हैं रमजान में सलातो तस्बीह पढ़ें, जुम्मे वाले दिन इबादत में इजाफा होता जाता है, और आखिरी के जो हमारे पूरे अभी ताक रातें आएंगी तो उठना बैठना, तस्बीह पढ़ना, बैठ के पढ़ना, तो घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो अगर आप अपने कोई भी शेक के अंदर या कोई मीठा बना रहे हैं घर में, अगर आप साबूदाने का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने साबूदाना बहुत ज्यादा पकाया है, इसको बिल्कुल ब्लेंड करके जैसे खीर की तरह हो गया ये, और मैं यही कहूंगी कि दूध की क्वांटिटी बढ़ा के आप बच्चों को फीडर में भी करके दे सकते हैं। जो अक्सर बच्चे रात में रोते हैं ना भूख से कि वो दूध पीमाएं देती हैं, तो अगर आप फीडर में करके देंगे तो फिलिंग भी रहेगा और अच्छी नींद बच्चे सोएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और जो बच्चे नए रोजे रखेंगे इस दफा, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन तो बच्चे खेल कूद करेंगे, तो बड़ा एनर्जेटिक ये है, मतलब एनर्जीफुल ड्रिंक है, आप बच्चों को आप सहरी में दें इसको। जबरदस्त जबरदस्त जी। सो आज एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हम मल्टीटास्किंग लोगों से, जो सिर्फ एक काम नहीं करते, जो बहुत सारे और काम करते हैं। वो बहुत सारे और क्या क्या काम करते हैं उस पे एक वो पूरी लाइट, हम फोकस लाइट नहीं होती, वो क्या कहते हैं, वो जो एक मुझे रोशनी डालेंगे नहीं मैंने बोलना, वो एक लाइट जब कोई थिएटर पे आता है तो एक बिल्कुल, कौन सी, सर्च स्पॉटलाइट, एग्जैक्टली स्पॉटलाइट हमने डालना। देखा कितना अच्छा मुझे बता गए हैं ना मल्टीटास्किंग ये लोग, मेरे गेस्ट ने आज मुझे वो लफ्ज़, वो वर्ड याद दिलाया जो मैं बोलना चाह रही थी। सो मैं उन पर आज स्पॉटलाइट डालने वाली हूँ कि देखिए इतने सारे काम ये नन्ही जान कैसे करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आपको हम वेलकम करते हैं अपनी खास स्पेशल ट्रांसमिशन में, शान सहूर में, जिसमें स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। रोज़ाना आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जो आप सुबह जिनसे नहीं मिल पाते, या तो सुबह उनकी ड्यूटीज़ होती हैं या कोई सुबह सो के नहीं उठता, और अब मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, हमेशा से बड़े क्यूट, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको अपने कलीग्स को भी बहुत क्यूट लगते हैं। इतने प्यारे इंसान हैं, कहते हैं ना कि इंसान का जैसा दिल होता है वो उसकी शक्ल पे आ जाता है, तो ये कुछ शख्सियत ऐसी ही हैं, सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड। अब ये मैं इनके स्टूडेंट से भी पूछूंगी वैसे ये कितने सॉफ्ट स्पोकन हैं, असल तो स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, लेकिन हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। और हमें ये क्यों अच्छे लगते हैं ये ज़रा देखिए, आप सुनिए, समझिए। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिनकी खिदमात के बदौलत इन्हें सदियों याद रखा जाएगा, वो बने हैं आज GMP शान सहूर के खास मेहमान। बतौर म्यूजिक कंपोजर, अदाकार और सिंगर के आप खास पहचान रखते हैं। आपको इस फील्ड में काम करते हुए कमोबेश 50 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए म्यूजिक कंपोजिंग का सफर सन 1972 से शुरू हुआ और कई नामवर ड्रामाज में आपकी कंपोजिशन को नाजरीन की जानिब से खूब सराहा गया, जिनमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सच गप और अनकही जैसे नाम शामिल हैं। आपके हम असरों में जिनके साथ आपने काम किया उनमें नैय्यर नूर, टीना सानी, ताहिरा सैयद, नूर जहां, मेहदी हसन और आलमगीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाने के साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपने काम से जगह बनाई। आपके ड्रामाज में 50-50, अनकही, आंगन टेढ़ा और दीगर कई मशहूर नाम शामिल हैं, जबकि आप बड़े पर्दे पर भी देखे जा चुके हैं। आपकी फिल्म्स में खामोश पानी, होमन जहां, मेहरुनिसा, वी लव यू, अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर जैसे नाम शामिल हैं। म्यूजिक और आर्ट्स की फील्ड में बेतहाशा खिदमात सर अंजाम देने की वजह से 2006 में आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। आइए वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान अरशद महमूद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये WB बाय हिमानी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। और आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इतनी रात को पता नहीं आप जागते होंगे कि नहीं? प्लीज बैठिए। मैं नहीं जागता। क्या सुबह सुबह उठते हैं और कितने बजे तक सो जाते हैं? मैं जो आजकल थोड़ी सी रूटीन फर्क हो जाती है जी। रमजान में जी कि मैं कुछ 11-12 बजे सो जाता हूँ। अच्छा। लेकिन 4 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 4 बजे और फिर सहरी। यस और उसके बाद फिर नमाज के बाद फिर सो जाता हूँ। फिर सो जाते हैं। फिर 10-11 बजे मैं अपने स्टूडियो चला जाता हूँ। अच्छा। म्यूजिक शोज़ करते मुझे आपसे बहुत सारी गपशप लड़ानी है। गपशप बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी दूसरी मेहमान को बुलाऊंगी। और जैसे मैंने कहा, यहाँ एक तरफ मेरे मल्टीटास्किंग मेहमान तो हैं ही, एक्टर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, टीचर भी हैं। जो मेरी दूसरी मेहमान है वो एक माँ भी हैं, एक बीवी भी हैं, एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्ट्रेस भी हैं। तो इतने सारे काम और इतना सारा अच्छा प्यारा घर बना के रखती हैं, घर चमका के रखती हैं। इतने सारे काम ये लोग कैसे कर लेते हैं? ये तो मुझे इनको बुलाकर पूछना ही पड़ेगा। आइए, इन्होंने क्या क्या किया अभी तक और क्यों आपके दिल पे राज करी, इसके बारे में मैं दिखाती हूँ एक पैकेज। खूबसूरत अदाकारा जो हिदायतकारी के शोबे में महारत रखने के साथ साथ बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी शनाख्त रखती हैं। कमोबेश 40 साल कबल आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और एक के बाद एक मशहूर ड्रामाज में आपको देखा जाने लगा। आपके मशहूर ड्रामाज में हज़ारों रास्ते, कसक, पसे आईना, मेरा नसीब, एक सितम और दीगर कई नाम शामिल हैं। वो मेरी दोस्त थी ना फरजाना, कॉलेज वाली, कोरोना हो गया उसे। पिछले हफ्ते हमारे घर आई थी मिठाई देने अपने नए घर की। अच्छा, तो क्या हुआ? मैंने तो जब से सुना है मुझे चक्कर आ रहे हैं सदाकर। जिन ड्रामाज में आपने बतौर हिदायतकार फराइज सर अंजाम दिए उनमें रुसवाई, शिकवा और वानी शामिल हैं। आप ड्रामाज के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्म में भी बड़ा नाम कमा चुकी हैं। ये रूम कभी मेरा भी हुआ करता था जी। पहले ये सारे काम मैं खुद किया करती थी ना, तो तन्हाई का इतना एहसास नहीं होता। आप ड्रामा सीरियल वानी और शिकवा में डायरेक्शन के फराइज बखूबी सरअंजाम देने की वजह से 2 मरतबा अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट की जा चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं मेरी सहेली रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये आपके लिए WB बाय हिमानी की तरफ से। म्यूजिक तो सब तरफ पीछे आपका चल रहा है। मतलब कि वाह वाह, मजा। मुझे तो असल मजा म्यूजिक सुन के आ रहा है ना। उफ क्या भाई, कसक चला तो भी और तपिश देन अगेन। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ तो पता है मुझे कि कुछ म्यूजिक्स, कुछ ऐसे OSTs जो अभी तक नक्श है हमारे दिमागों में, वो सब उसके पीछे आपका हाथ था। अगर हम गिनती करें उन OSTs से ही गिनती करते ना, एक करके आपके टैलेंट्स दोहराएंगे तो वो कौन से गाने वही OSTs, सॉरी OSTs का तो कौन से नहीं, सिर्फ कितने पूछ लो। कितने? अब मुझे याद नहीं। नहीं ये तो कोई अच्छा किसी फैन ने ट्रैक रखा होगा, सो लेट्स जस्ट आस्क। नहीं एक दफा ये हुआ था जब हम ताज़ियती जलसा कर रहे थे आर्ट्स काउंसिल में हसीना के लिए, तो वहाँ उनके ड्रामों की लिस्ट थी पूरे। तो उसमें अनकही के बाद उन्होंने जितने सीरियल किए उन सब में मेरा म्यूजिक एक तो ये है। अच्छा, इसके अलावा फिर वो जो इमरान असलम ने शहजाद खलील के लिए लिखा था उसमें भी था। अच्छा। और फिर तन्हाइयाँ तो है वो तो हसीना का ही था। अच्छा, ये तो आपके OSTs हैं और जो ऐसे हैं कि आप जब सुनते हैं फ्लैशबैक में चले जाते हैं। नहीं, इसमें वैसे मैं सायरा को भी क्रेडिट दूंगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि उस वक्त रिवाज ही नहीं था OSTs का बिल्कुल नहीं था। वो पीछे पड़ जाती थी कि नहीं गाना रखना है। बड़ी पहचान बन जाती है ड्रामों की। She started it. मतलब आज तक हम गाने के बगैर नहीं ड्रामे को इमेजिन कर। पहले गाना हिट होता है एंड देन फिर ड्रामा हिट होता है। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, मैंने आपको कभी ऐसे इंटरव्यू नहीं किया, तो ना आज मेरे ना बहुत सारी सवाल दिमाग में। और आप, क्योंकि हम भी टॉपिक पे बात करते हैं ना, तो वो प्रॉपर वाला इंटरव्यू मुझे आज चाहिए रुबीना अशरफ का और अरशद महमूद साहब का। कैसे आपने करियर ये चूज किया?
क्या सोचा था, क्या हुआ, कहाँ आए, कैसे शो बिजनेस में एंट्री कैसे हुई, एज ए कंपोजर, एज एन एक्टर? भाई ये देखें, ये एक प्रोग्राम शुरू हुआ था लाहौर स्टेशन से, अक्कड़ बक्कड़ बच्चों के लिए। जी जी जी। अच्छा, उसमें 2 लोग मेन थे उसके। हाँ। एक तो शुएब हाशमी साहब थे, बिल्कुल, और एक सलीमा हाशमी साहिबा थी। जी जी। तो सलीमा हाशमी एनसीए में पढ़ाती थी और शुएब साहब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे। अच्छा, वो देखते रहते थे, मैं गिटार लेके वहाँ वो घूमता रहता था। तो आप भी उधर लाहौर में ही होते? जी जी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो प्रोफेसर थे हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब उन्होंने, मैं देखा वो कोई हम फिल्मी गाने गाते थे, हाँ। बैठ के जरा रौला शौला डालने के लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा यार तुम कोई काम का काम भी करोगे या ऐसे ही बस तुमने ज़िंदगी गुजारी? मैं कहा बताएं। हाँ। दूसरे, अच्छा चलो मेरे घर आओ। और अच्छा। यही पूरी कहानी जो है ये फारूक कैसर की भी है। हाँ। क्योंकि वो एनसीए में था। अच्छा। उसने टेक्सटाइल डिज़ाइन में एनसीए से तो बड़े टैलेंट निकले हैं अच्छा भाई। तो उन्होंने उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो सलीमा हाशमी ने पूछा भाई तुम कोई टीवी पे काम करोगे? हाँ। उसने कहा हाँ। हाँ। सो ही जॉइन। तो वो फिर उसने वो बतख जो थी बनाई, उसको ऑपरेट भी वो करता था। ये देखो जरा, मैं इनके बारे में पूछ रही हूँ, ये कहीं और अच्छा नहीं तो, अच्छा अब वो ये कि वो उस प्रोग्राम में हाँ। मैंने म्यूजिक बनाने शुरू अक्कड़ किया। बक्कड़ वाला जो हाँ। बच्चों वाला। और उसके जो गीत थे वो फारूक कैसर लिखता था। तो आप पहले कैमरे के पीछे आए एज कंपोजर, म्यूजिक हाँ हाँ, को लेकिन लेकर। उसमें इस तरह के भी कुछ चंक्स होते थे कि जिसमें मैं गिटार बजाता था, उस पे कोई कहानी पढ़ी जाती थी तो या कोई आप अपेयर होते थे टीवी पे अपेयर ना? थोड़ा बहुत हाँ। होता था। तो खेल खेल में काम शुरू हुआ? खेल खेल में शुरू हुआ। और उस वक्त तो चेक्स भी खेल खेल वाले ही होते थे। नहीं तो अच्छा हमारे लिए वो बहुत होते थे। हाँ, कम नहीं लगते थे हमें, हाँ, कभी हाँ, भी कम। कभी भी कम नहीं लगे हम, बल्कि हैरान, बिकॉज कोई भी उस वक्त जो काम कर रहा होता था, हाँ। पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, वो तो नहीं, अगर क्रेज मीना में था था। भी, हाँ, और अगर मजा था था भी काम तो जो भी जिन लोगों ने हमें हाँ। बुलाया, हाँ। मैं ये थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी देता हूँ, क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर पैशनेट पीपल। एग्जैक्टली। अच्छा, हमें ज़्यादा मुझे जो फिक्र होती थी, मैं आपको बता दूं हाँ। कि अब मैंने गाना बना दिया, वो प्रोग्राम में चल गया हाँ। और देख भी लिया। हाँ। तो अब फिक्र है कि ये हाशमी साहब दोबारा फ़ोन करेंगे कि नहीं, कि अगला काम कब होगा? अल्लाह। तो वो जो अगले हफ्ते के लिए गाना बनाने का फ़ोन होता था, दैट यूज्ड टू बी मोर एक्साइटिंग। आपको उस वक्त की कोई मेलोडी याद है वो बच्चों के लिए जो आपने बनाई? भाई एक तो भी अक्कड़ आपने बक्कड़। चला दी ये जो नहीं, मुझे अक्कड़ बक्कड़ वाली मेमोरी। अक्कड़ बक्कड़ की हाँ, मतलब एक वो बीवी मेंढकी था और एक तख्ती पे तख्ती, एक ते का जो प्रोग्राम था उस पे कुछ याद है आप? कि ये तख्ती पे दाना चल रही हवा में, जब मैं तर्ज याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं, आपने तारुफ में कहा कि मैं सिंगर भी हूँ, सिंगर मैं सिर्फ वो गाने मैंने गाए हैं 2-4 जो कि अच्छे वाले सिंगर जो हैं वो मना कर देते थे कि ये जिनमें कोई मिलता नहीं था बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मैंने गा दिए। लेकिन गाना मुझे उस तरह नहीं आता जैसे क्योंकि मैंने सिंगरों के बड़े नखरे उठाए हैं। हाँ तो अच्छा, और नैरा भी उसमें शामिल हैं, टीना भी शामिल है, क्योंकि अगर वो इतने जितने नखरे मैंने उठाए हैं, कभी कभी दिल में आता था कि यार गाना सीख लेता हूँ, खुद ही बनाऊंगा, खुद ही गाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इनको क्रेडिट जाता है कि बहुत बढ़िया काम करते थे। अच्छा, जैसे आपने जो भी कैरेक्टर्स किया था ना एक्टर ना, उसमें ज़रा मज़ाक, हंसी मजाक, ये सब थोड़ा लाइट मूड वाले होते थे सारे। तो मुझे बताएं कि आप असल ज़िंदगी में सीरियस हैं, आपकी असल जो पर्सनालिटी है वो कैसी है? अभी तो उस्ताद बनने के बाद तो ज़रा सख्त होना पड़ता है ना, ज़रा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कोई शागिर्दों में से कोई एक आपको कहेगा कि मैं सख्त आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब आई थिंक ऐसे ही है। हाँ, शरारती थे? नहीं, मैं जब खुद हाँ। स्टूडेंट था तो शरारती था। अच्छा, तो तंग करते थे अपने टीचर्स को? हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा मतलब उसमें एक तो जो मैं समझता हूँ जो किस्सा किसी ने लिख भी दिया किताब में, मतलब फैज साहब को तंग करना, मतलब आप टीचर तो छोड़े तो टीचरों के टीचर थे वो। अल्लाह, मैंने एक दफा तंग करते थे आप? मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा सर आप ये जो जब कोई MA कर लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि 16 जमातें आपने पढ़ ली? हाँ। तो कहते हैं हाँ भाई। तो मैंने कहा जी आपने भी MA किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से? जी जी। तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपने 16 जमातें पढ़ी? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया है। हाँ।
तो मैंने भी 16 जमातें पढ़ी हैं। हाँ। कहते तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि आपकी और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक है, आप फैज साहब है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये क्या है? कहते नहीं भाई तुम में और हम में बहुत फ़र्क है। हाँ। अच्छा, अब ये फैज साहब में एक बड़ी खूबी थी कि वो शटअप कैसे कराते थे। अच्छा। और मैं अब 21-22 साल का हूँ और फैज साहब हैं और ये बात हो रही है, तो अब मेरे लेवल की भी बात होनी है ना। हाँ। मतलब कोई बहुत बड़ा आर्गूमेंट अगर देंगे तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ। तो कहते नहीं तुम में और मैं कहा नहीं सर, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, आप जाट हैं, मैं भी जाट हूँ और आपके नाक कान मुँह है, मेरे भी है, तो क्या फ़र्क है? मतलब एक ही जैसे हैं हम। तो कहते नहीं वो तो हम एक जैसे हैं। हाँ। लेकिन मैं किसी और फ़र्क की बात कर रहा हूँ। मैं कही आप किस फ़र्क? कहते भाई मेरे उस्ताद पितरस बुखारी थे, तुम्हारे शोएब हाशमी है। I was demolished। खत्म हो गई बात, एंड ऑफ द स्टोरी। अपने माँ बाप के लिए आप कैसी औलाद साबित हुए? मतलब उनको बहुत तंग किया, नाको चने चबाए वो वाले बच्चे थे या फर्माबरदार औलाद? नहीं, फर्माबरदार भी पता नहीं इतना था कि नहीं, लेकिन मैंने माँ बाप को नहीं तंग किया। बाप को तो मौका नहीं मिला तंग करने का, बिकॉज आई वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे। तो मुझे मेरी अम्मी ने पाला है। अच्छा अच्छा। और वो मुझे कहती थी कि तुम जब यानी मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, बच्चे हो गए थे, तो मुझे कहती थी तुमने, मुझे बड़ा दुख होता था कि वो लाहौर रहीं। हाँ। मैं कराची होता था। हाँ। तो उस तरह वक्त नहीं उनके साथ में गुजार सकता था, लेकिन जब जाहिर है लाहौर जाता था तो घर की जिम्मेदारियां आप पे बहुत यंग एज में पड़ गई थी। जी जी। अब्बू के इंतकाल की वजह से? नहीं, मेरे पे नहीं, वो अम्मी ही ने किया। मैं तो पढ़ रहा था उन दिनों अच्छा। में। मतलब आई वाज इन क्लास 5 व्हेन ही पास्ड अवे। तो मतलब मैट्रिक किया फिर। और सिबलिंग्स कितने थे आपके, बहन भाई सारे? मेरी बहनें थी बड़ी। अच्छा। और मैं सबसे छोटा था, वो मेरे से 10-15 साल बड़ी थी। तो और एक ही भाई थे आप? जी। और बहनें? 3 बहनें। हाँ। 3 बहनों का इकलौता भाई। हाँ, और वो भी उनसे, यानी जो मेरी बड़ी बहन थी, हाँ। जो मुझसे बड़ी थी, वो मेरे से 15 साल बड़ी थी। ओए होए, तो काफी लाडले थे आप। हाँ, थोड़े स्पॉइल्ड भी थे। मतलब लाड तो खैर नहीं मौका मिला इस तरह का। वो हम एक आप क्या कह लें कि ऐसी इन्वायरमेंट थी कि थोड़ा सा मुश्किल था। माई मदर वॉज यानी रियली स्ट्रगलिंग टू रन द जो सिस्टम। तो वो फिर बिजी रहती होंगी, तो अम्मा वाला काम बड़ी बहन करती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि उनकी शादियां हो गई थी, वो अपने घरों में थे। तो आई यूज्ड टू लिव विद माय मदर। मैं जब कराची आ गया तो वो अकेली हो गई थी। अच्छा। और बड़ा मुझे इसका ख्याल भी आता था कि वो, तो वो पर मुझे कहा करती थी कि तुमने मुझे बड़े सुख दिए। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बता दे। कहती तू मेरे को पैसे नहीं मांगता। अच्छा ये तो वो ये एक उनका। शादी आपकी कब हुई थी? शादी हुई, क्योंकि मैंने कभी रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे कहीं भी नहीं पता चला कितने बच्चे हैं, शादी कब हुई, कोई रिसर्च मुझे नहीं। मेरी शादी हुई 78 में। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले मैं कराची आ चुका था। उससे पहले आप कराची। और फिर शादी। बेगम आपको कहाँ मिली, कितने बच्चा पार्टी है, ये सब मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। सही ना, एक वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर, अरशद महमूद साहब एक तरफ, रुबीना अशरफ साहिबा एक तरफ, और बीच में नताया से। देखते रहिए भाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर इतने प्यारे गेस्ट के साथ, एक तरफ रुबीना अशरफ, एक तरफ अरशद महमूद। हाँ, और क्या चाहिए आज आपको? इतना मज़ेदार वो ये पहर आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी ना, बहुत अच्छा गुजरेगा टाइम। तो हम जाने से पहले हमने बात की थी कि हमें नहीं पता आपकी शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं भाई, ये कुनबे के बारे में कोई मालूमात इधर नहीं। मैं बताऊँ वो, क्योंकि ये कुनबे के मालूम इतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन आपने पूछा। मैं बताता हूँ कि 78 में मैंने शादी कर ली। पसंद की शादी की थी या अम्मा की पसंद की? अम्मा की पसंद की शादी। अच्छा, अम्मा ने को ढूंढ के रखी थी, तस्वीरें भेजी जी, बेटा पसंद कर लो। हाँ, 3-4 तस्वीरें भेजी थी। तो that is how it was those days। और फिर मैंने तो तस्वीरों से कैसे पसंद किया? हम सभी आर्टिस्टिक लोग, जिन लोगों की तस्वीरें भेजी थी वो हमारे रिश्तेदारी थे, कहीं दूर से, करीब से। तो ये भी दूर की रिश्तेदार होती थी, तो फिर आप थोड़ा बहुत जानते थे? तो हाँ, मैंने वही जो हाँ देखा हुआ। खाला की, फुप्पी की, चाची, किसकी बेटी है वो? ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड, वो भी सेकंड कजन, कोई मतलब फोर्थ फिफ्थ कजन। So फिर मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ से, बट वो ये पता है कि इनका ताल्लुक भी लाहौर से। हाँ जी जी।
तो फिर अम्मा ने कहा कि बस आ जाओ शादी कर दो। हाँ। तो फिर आपने अम्मा की बजा लाए, हुक्म बजा लाया? जी जी बिल्कुल। ये बड़े अच्छे बेटे हैं भाई। हाँ। अरे वाह। आपने कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया कि भाई आप तो शो बिजनेस में हैं, मुझे इधर शादी करनी है उधर शादी, ये नहीं कोई ऐसी चीज़? नहीं, कोई ऐसी बात मैंने तो नहीं की, क्योंकि वो कोई ऐसा था भी नहीं। अगर कोई होता तो मैं ज़रूर उनसे कहता कि भी नहीं फलां को मैंने देख लिया हुआ है, हाँ। या उससे मेरी अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है। कोई थी नहीं जब ये बात हाँ। हुई। तो आपकी वाइफ जो थी वो हाउस वाइफ थी, कोई काम करती थी या वर्किंग? हाँ, मतलब उन्होंने बीएससी की हुई थी। अच्छा। और फिर जब शादी हो गई तो हमने खूब मज़े किए, सारे मैंने की। फिर जब बच्चे हो गए तो उसने डिसाइड कर दिया उसका फेट के यानी बेटी हमारी हुई तो फिर वो लग गई उस काम से। अच्छा। और आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब एज अ मदर, रेजिंग चिल्ड्रन। हाउ मेनी किड्स? 2 मेरी बेटियां अच्छा माशाल्लाह। और एक बेटा है। एक बेटा। नाम तो बताएं मुझे, ये रिसर्च में नाम भी नहीं पता चले कुछ। अच्छा, नहीं वो जो मेरी बेगम है उसका नाम ताहिरा है। अच्छा। और जो मेरी बड़ी बेटी है उसका नाम हिबा है। अच्छा। और वो न्यूरोलॉजिस्ट है। अरे वाह वाह भाई। और जो उससे छोटी है हाँ। उसने भी सीए फाइनलिस्ट है वो। अच्छा। और उसकी शादी हुई है, एक उसका मियाँ भी सीए है। बहुत ही स्वीट, बहुत मज़े का है। उनका, आपकी दूसरी बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है एनी। अच्छा, बड़ी वाली का नाम क्या था? हिबा। हिब्बा, देन एनी। अच्छा, और जो बेटा है उसका नाम हसन है। अच्छा माशाल्लाह। और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट? वो चार्टर्ड। अरे बाप रे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पता नहीं 5 दफ़ा फेल होते हैं, तो जाके छठी दफ़ा। तो आपके बच्चे माशाल्लाह इतने पढ़ाकू बच्चे, घर का माहौल बहुत पढ़ाकू है। मेरी बेटी जो है वो क्योंकि एपिलेप्सी में उनका बड़ा वो है, वो एक सेंटर इस तरह चलाती भी थी। तो वो सेंटर शुरू किया था प्रोफेसर हसन अजीज़ ने। तो उनसे मेरी थी दोस्ती, मतलब वो जानते भी थे, उनकी बेगम से भी थी। तो वो मुझे बहुत कहा करते थे, कहते तेरी बेटी तेरे से ज़्यादा लायक है अरशद महमूद। तो मैंने कहा अच्छा। तो आप क्रेडिट अपनी वाइफ को देते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाकू हैं? और मैं तो घर होता भी बहुत कम था जो जिस तरह के काम थे हमारे। हाँ, तो आप अभी ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, वैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं ताहिरा साहिबा को। हाँ। कि आपने बहुत अच्छे नहीं, काफ़ी लोगों ने दिए, मतलब उसको। और जो भी हमारे करीबी दोस्त हैं, मतलब सायरा है और राहत, इनसे तो है उसकी। हाँ। तो वो भी तारा को ही कहते हैं कि इसने ये घर संभाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मैं यानी मकान को वो कहते हैं ना, मकान को घर बनाने वाली औरत हूँ। हाँ। मैंने आपके बच्चे तो नहीं मैं मिली हुई, लेकिन मैं रुबीना जी के बच्चों से मिली हुई। इतने इनके प्यारे बच्चे माशाल्लाह। जब भी इनकी बेटी मिलती है मुझे इतना उस पर प्यार आता है। बल्कि मैं तो, उसकी शादी हो गई, मेरे पास तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। हाँ, मुस्तकिल भेजे भी तुमने एक। हाँ, क्योंकि वो मैंने हमारे सामने की बच्ची है और इतनी अच्छा रेस किया। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहली बातें की हुई हैं कि शादी कैसे हुई वो सब, लेकिन मैं आपसे एज मदर ये पूछना चाहूँगी कि एज वर्किंग लेडी, घर भी देखा आपने बच्चों की अच्छी परवरिश जो की, उसमें क्या टिप्स हैं जो आप ख़वातीन को देना चाहती हैं? क्या अपने बच्चों को कैसे इतना बैलेंस रखा आपने, दीन दुनिया हर चीज़ में कैसे आपने बैलेंस रखा? वो मुझे टिप्स चाहिए आपसे एज मदर। मैं ऐसे शायद पिन पॉइंट तो ना कर सकूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने काम में खामियां नज़र आती हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे बच्चे बनाने का काम हो। बट आई थिंक जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज बच्चे सीखते नहीं हैं ज़बानी बताने से, आपको करके दिखाना होता है। सो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था ना कि आपको दिल चाहता है कि आपके बच्चे सफाई पसंद हो, हाँ। तो आपको घर साफ रखना है। ओके। क्योंकि जब वो एक साफ घर में रहेंगे तो हो सकता है उस घर में तो वो बहुत गंद डालें, बट जब वो अपना घर बनाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनका घर गंदा हो। और अगर वो अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो जब खुद ऑन देयर ओन होंगे और उनको खाना नहीं मिल रहा होगा उस टेस्ट का जो उनके ज़बान पे आ चुका है, तो वो खाना बनाना सीखेंगे और वो टेस्ट एक्वायर करेंगे। सो दे विल कुक वेल, दे विल डू वेल। सो यू हैव टू बी द रोल मॉडल। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया आपने, मैंने मतलब लाइक मैं उस चीज़ की गवाह हूँ। देखा, काम भी किया, घर भी देखा, बच्चे भी देखे,
सो वो स्ट्रगल के अंदर जब जाते हैं फ्लैशबैक में, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मियाँ बीवी ने दोनों मिलके जो भी बनाया सब कुछ खुद ही बनाया। होता है ना, किसी को तो कोई सोने का चमचा लेके पैदा होता है, किसी को अम्मा अब्बा ऐसे होते हैं जायदादें छोड़ने वाले, और कोई अपनी सोने के चमचे वाले हमारी फील्ड में आते नहीं है। सही बात है। सो वो जो स्ट्रगल वाला टाइम है वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे कि उस वक्त वो मुश्किल वाला टाइम था, बच्चे छोटे थे, काम भी हो रहा था, घर भी बन रहा था, घर एक ख्वाब भी था कि अपना घर बनाना है, वो क्या टाइम था? मैं उसको स्ट्रगल तो नहीं समझती, क्योंकि मुझे वो बेस्ट वक्त लगता है अपना, बिकॉज जब आपको कुछ चाहिए हो ज़िंदगी से और आप ने जिम्मेदारी खुद ली हो। हाँ। आपने ये ना सोचा हो कि मुझे ये चाहिए मगर तुमने मुझे देना है, मियाँ या अम्मी या बच्चे। हाँ। आपने चाहा हो कि ये मुझे चाहिए है और ये मुझे खुद एक्वायर करना है, तो आप अपने आप को फिर टेस्ट करते हैं। हाँ। और फिर जब आप पास हो जाते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत फीलिंग है। सो आई वुड नॉट कॉल दैट, मुझे वो, यू कैन कॉल इट स्ट्रगल, बट मुझे वो सारे टेस्ट अपनी ज़िंदगी का हासिल लगते हैं। मुझे लगता है दे made me what I am today. Every time I tested myself and won, and mostly won. So those were the real good times. और मैं उन लोगों को कहती हूँ सबसे ये बात कि ज़िंदगी में जो आपकी तारीफ़ करता है उसको बेशक इतना सीरियस ना लो, बट जो आपको आपकी खामियां बताता है उसको ज़रूर अपने पास रखो, बिकॉज वही आपको ऊपर लेके जाता है। तो वही तो होते हैं ना सर, हस्बैंड जी तो खामियां निकाल रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि वही आपको ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, वही आपको मोटिवेशन देते हैं। कितनी अच्छी बात है, तो मैंने सोचा ही नहीं। उनका शुक्रिया, हाँ, उनके तो मतलब उनको तो ढूंढ ढूंढ के उनका शुक्रिया करो। वो सारे लोग जिन्होंने आपको जिंदगी में कभी कहा हो कि ये क्या कपड़े पहनती हो तुम, या कि ये तुमने कहाँ घर बनाया है इतनी बुरी जगह पे, या ये तुम्हारा बच्चा कैसा है, वो सब आपको ऊपर लेके जाते हैं। उनका बहुत शुक्रिया होता है। आपकी जो आपको ये कहते हैं नहीं बेहतरीन हो तुम और बहुत ही अच्छा है सब कुछ, वो आपको शायद वहीं रोक रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू हैव पीपल लाइक दैट अराउंड मी। मैं ज़रूर लोगों से पूछती ज़रूर हूँ हर, अगर मैं आप कदम पे करीबी रिश्ते में, मैं ये करने लगी हूँ, ये ऐसे करने लगी हूँ। एक और बड़ा मजे का रिलेशनशिप है, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट, मैंने और रुबीना ने शायद बहुत कम काम इकट्ठे किया है, मतलब हम नहीं, और वी हैव नॉट इवन सोशलाइज्ड विद ईच अदर, लेकिन देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली। कि मुझे पता है ना, शी इंस्टिंक्टिवली take good decisions in her life. I mean, ये मेरा एक है जो image of Rubina की, instinctively she has taken good decisions. आप दोनों में एक कॉमन बात ये है कि दोनों की शादी अरेंज मैरिज है ना, आपकी बेगम को आपकी अम्मा ने पसंद किया, आपकी भी अरेंज मैरिज अम्मा ने पसंद किया। तो ये क्या उन लोगों के फैसले माशाल्लाह अच्छे साबित हुए? होता है उससे मैं एक्चुअली दो तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, एक वो जो कि कहते हैं कि नहीं मेरा फैसला बेहतरीन है, और एक वो होते हैं जिनको शायद माँ बाप ने, मेरे केस में जैसे था, ये इजाज़त दी होती है कि जब कोई अच्छा लगे, तो जब किसी भी बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ना, गो चूज़ योर स्पाउस और व्हाटएवर, चूज़ योर वोकेशन इन लाइफ, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका बड़ा बोझ होता है। कुछ लोग फिर भी उठा लेते हैं, और कुछ लोग डर जाते हैं। आपका शुमार किन में? क्या डर जाने वालों में? बिकॉज फिर आप इतना ही अच्छा सोचते हैं कि वो अच्छा अचीव करना कई दफ़ा इम्पॉसिबल होता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ ये फैसला ना माँ बाप की तरफ से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से आता है। ये तो हकीकत। अच्छा मज़ीद ये यहाँ मैं आपको बता, बिल्कुल ये सही बात करी, आई एम जस्ट सपोर्टिंग यू कि मेरी बड़ी बेटी ने शादी नहीं की। अच्छा। तो जो छोटी बेटी है उसने अपनी पसंद से की। अच्छा, तो जब बेटे की बारी आई तो अम्मा ने कोई रिश्ते ढूंढने शुरू किए इधर उधर, तो वो कोई कहीं बात नहीं बनी। तो मैंने उसको कहा, और बल्कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा, तो वो एक दफ़ा जल के उसने मुझे जवाब दिया, बेटे ने उसने कहा अब्बा आई हैव नॉट बीन ट्रेन्ड एज सच। या एग्जैक्टली, मैं जिस घर में पला बड़ा हूँ उसमें ऐसे नहीं होता। आई मीन सो वी हैड टू फाइंड।
a match for him. तो हमें ही ढूंढना पड़ा। Which is a fine way of going about it. तुम्हारी बहुत पिछली बात की तरफ जा रही हूँ जब तुम कहती, क्योंकि ऐसे कैसे होता है कि एक तस्वीर देखते हैं और आप मेरी टीम कह रही है इनकी बात का पहले तशरीह करें। तशरीह ये है जो आपने समझाया कि उसने कहा कि मैं हमारे घर में मुझे आपने ऐसा बनाया नहीं है, हमारे घर का माहौल ऐसा है। आपके घर का भी वैसा नहीं था। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये भी मुझे पता चला कि जब उसे कहा कि भाई जब ढूंढ लो, तुम काम करते हो, दफ्तर फर्गसन में काम करता था, तो वहाँ मैनेजर भी हो गया, गाड़ी भी दफ्तर से मिल गई, तो भाई अब तुम ढूंढ लो कोई। तो उसके घुटने खड़क गए थे, जो आप वाली बात। ना, तभी तो उसने ये कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये जो रुबीना आपा ने बात कही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, कि जब अम्मा अब्बा ने कह दिया कि देख लो और नहीं बता दो, बता दो, तो वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मेरी अम्मी ने मेरे 4 भाई हैं, चारों मुझसे छोटे। और बहन है कोई? नहीं, मैं अच्छा, बड़ी हूँ और अकेली हूँ। अच्छा। तो मेरे चारों भाइयों को अम्मी ने कहा था कोशिश भी मत करना कभी कि तुम लोगों की पसंद करने की किसी को, बिकॉज ऐसे नहीं होगा। और सिर्फ मुझे कहा था कि जब कोई अच्छा लगे मुझे बता देना। आई डोंट नो व्हाई। मैं समझती हूँ पुराने जमाने के माँ बाप बड़े अक्लमंद लोग थे। कोई नहीं होता ऐसा, ये मैं आपको बताऊं। बहुत सारे, मुझे तो अब सारे लगते हैं पुराने वाले बहुत अक्लमंद। आप यू आर ब्लेस्ड। अगर आप पूछे जाके बहुत सारे लोगों से, तो बड़ी बड़ी ऐसी शादियां कराई हैं जो जोड़ की भी नहीं है, और बाद में प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन निभाई हैं लोगों ने। जोड़, ये भी एक बहुत अजीब बात है ना कि जोड़ किसको कहते हैं। जोड़ क्या होता है? जोड़ कुछ भी नहीं होता। जोड़ सिर्फ ये होता है कि किसी को पता होता है कि अगर मैं ये वाली नहीं चलाऊंगा तो मुझसे दूसरी भी नहीं चलेगी। और किसी को नहीं पता होता, उसको लगता है शायद अगली में तो मुझे बिल्कुल सही इंसान मिल जाएगा जो मेरी हर बात में हाँ में। उसको नहीं पता होता that the fault lies with that same person। because मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को कि जिनकी एक शादी में जो इश्यूज थे, जब वो शादी ख़त्म हुई और दूसरी हुई तो वही इश्यूज थे। तो इश्यूज आपके थे जो आप साथ लेके दूसरी शादी में गए हैं। सो यू देखें, जिम्मेदारी तो एक ही है, वो ये है कि कुछ भी ज़िंदगी में गलत है अपने आप को ठीक कर लो। आप और कुछ नहीं कर सकते। ये पता है, बड़ी अच्छी फिलॉसफी। फिक्स योरसेल्फ। और अपनी, मुझे ऐसा लगता है आप जिंदगी की फिलॉसफीज अपने हिसाब से खुद बनाते हैं। जब आपको नहीं बनी होती है, आप ढूंढ के और उसके साथ सबके लिए अलग होती हैं। सबके लिए अलग, सबकी फर्क है, सबके लिए अलग होती है, वो वाली बात है। सो जैसे कि अब मैंने इनसे पूछा कि इनका करियर का आगाज ऐसे हुआ था, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि आपका आगाज कैसे हुआ था? अच्छा, एक और बात जो पिछली बात से मेरे दिमाग में आई, और वो है भी मेरा ख्याल है किसी हद तक सही, कि कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं ना, और जो कुछ ज़रा ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट होते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अच्छा। मैंने कभी किसी एक्सट्रोवर्ट को अपने काम में एक्सेल करते नहीं देखा एज एन एक्टिंग इन म्यूजिक। तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो कभी पसंद की शादियां नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी किसी को ये कह ही नहीं पाएंगे। ये हम रिसर्च करेंगे। हाँ, ये भी एक मेरी है रिसर्च। एंड नॉट अबाउट मैरिज सो मच एज बीइंग रियली गुड एट योर टास्क, क्योंकि जो लोग अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर कम होते हैं, जिनको हम इंट्रोवर्ट्स ही कहते हैं, वो बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। तो जो बहुत लाउबाली, आउट देयर, हर बात कह देनी है, हर किसी हल्ला गुल्ला, उनके अंदर ज़रा डेप्थ कम होती है। फिर एक और भी है रूबीना कि देखिए, सस्टेनेबिलिटी भी एक इशू है कि मैं आई कैन थिंक ऑफ मैनी पीपल जो मेरे साथ ही और बड़ा बेहतरीन उनका करियर शुरू हुआ, बट दे आर लॉस्ट समवेयर, दे आर नॉट देयर एनीमोर। अभी तो हम करियर और शादी को मिक्स कर रहे हैं कि शादी की सस्टेन होना या करियर? नहीं, करियर सस्टेन होगा तो शादी भी हो जाएगी ना। मैं ऐसा है क्या? करियर और शादी का इस तरह का आदमी जिसको एक चीज चलानी आती है उसको दूसरी भी चलानी आती है आदमी। अच्छा, तो लिहाजा जो आपकी एज एन आर्टिस्ट योर शेल्फ लाइफ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि आपने मतलब 50 साल तो हो गए ना, तो आमतौर पे 25-30 साल के बाद तो रिटायर हो जाते हैं ना। फौजी भी ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कुछ भी। तो इफ वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू व्हाट वी डू, तो इसका मतलब स्टेडफास्टनेस तो है ना।
स्टिकिंग टू एक दफ़ा जो फैसला किया उस पर कायम है। अच्छा, अभी बातों बातों में ब्रेक के दौरान तो यही बात मैं उस शादी पे भी जाती है। हाँ, फिर वो एक जगह है तो हर जगह चलेगा ना। हाँ। अच्छा, बातों ही बातों में अभी ब्रेक के दौरान पता चला कि आप अब नापा में नहीं हैं, हाँ? तो अभी क्या मतलब आपकी क्या मसरूफियत होती है? आप क्या चाहते हैं लाइफ से? क्या घूमना फिरना है? होता है ना कि भाई ये अब मुझे जो है ये करना है। घूमने फिरने का शौक भी है, लेकिन मुझे म्यूज़िक का ज़्यादा शौक है। अच्छा, म्यूज़िक बनाना है। हाँ, ये अब आप तो मैं बना रहा हूँ। तो मैं अभी रूबीना से कह रहा था कि मैं तुम्हें आना चाहिए स्टूडियो। अरे 2 मेरी हैं एक तरह से जिन्होंने मुझे, जब हम काम कर रहे थे तो वो वुड इनफैक्ट पिक अप अ फोन एंड कॉल मी कि यार क्या अच्छा म्यूज़िक बनाया तुमने। तो एक ये है और एक्टिंग में भी वापस आ जाए प्लीज। अब तो ये मैं सबको ये बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, मैं देखी बहुत। You called me and I said yes. Yes. वो जब फिल्म का एग्जैक्टली वो हम लोगों को इतनी खुशी हुई थी। लेकिन अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमारे लोग आपको देखना चाहते हैं। एक मैंने अभी की है एक्सेप्ट, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा वक्त भी होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता क्योंकि मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ साथ। तो मिसबा खालिद एक कर रही हैं। अच्छा, ओके। तो डायरेक्ट तो उसमें वो उसने कर रहे हैं आप एक्टिंग, हमें नजर आएंगे आप। दैट्स वेरी नाइस। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये नई बात है, ये ऐलान हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं शान सहूर पे। ये पूरे सेगमेंट में हमने शादियों का जिक्र किया है। हो गया, सुकून मिल गया मुझे। चले हम आगे बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ अरशद महमूद साहब, एक तरफ रुबीना अशरफ साहिबा। और अभी जो पिछले सेगमेंट में गप हुई है हमारी वो बहुत ही इंटेंस हो गई। हाँ, इंटेंस थी, इंटेंस। सो खैर, अब मैं वापस आ रही हूँ यहाँ, दोबारा वापस यहाँ पे आ गई हूँ और आप लोगों को मौका दे रही हूँ कि आप सवाल करें। इनसे भी कम मिलते हैं ये लोग, तो इसीलिए कौन है भाई पहला हमारा व्यूअर जो सवाल करना चाहता है हमारे लेजेंड से? अच्छा, ऐसे भी आपने बच्चों के लिए बहुत सारा म्यूजिक कंपोज किया है। ये बताएं कि आप अपने घर के बच्चों को कौन सी लोरी गाकर सुनाते हैं? इन्होंने सवाल किया आपसे कि वैसे तो आपने हमारे लिए तो बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस की हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को, यानी कि आपके बच्चों को लोरियां गा के सुनाए कि नहीं? नहीं, लोरी तो नहीं मैंने दी, लेकिन मेरा जो पोता है वो कोविड के दिनों में, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे तो मैं नापा भी बंद था, तो मैं अपने स्टूडियो चला जाता था, तो वो मेरे साथ जाता था। अच्छा। तो उसको उन दिनों में वो काउंटिंग का उसको वो कुछ वो होता था, तो मैंने उसके लिए कॉम्पोजिशन की, वो उसको भी याद है। अच्छा। तो अब वो बड़ा हो गया, लेकिन कितने साल का माशाल्लाह आपका? वो अब 6 साल का हो जाएगा। 6 साल का। और बेटी की भी है बच्चे? हाँ, वो बड़े हैं, वो भी, वो तो अब यानी उसमें से एक को तो मैंने पियानो थोड़ा सा वो बजाने लग गया। मतलब वो अर्तुगल का म्यूजिक बजा लेते हैं पियानो पे। तो अरे भाई जबरदस्त। अच्छा, इसका मतलब बच्चों में म्यूजिक का टैलेंट थोड़ा है? ये सब में होता है, ये सब में होता है। ये आजकल की टर्मिनोलॉजी में यूँ समझ लें कि हर इंसान जो है वो म्यूजिक कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने वो कहीं एप्लीकेशन फोल्डर में डाला होता है, वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, उसको डेस्कटॉप पे रख लें सामने, शॉर्टकट उसका रखें, तो वो आप जब फ्रंट ऑफ योर माइंड होगा तो आपका दिमाग चलना। तो आप सारे बच्चों में मुझे थोड़ी बताएं कि क्या किस में क्या टैलेंट आए हैं। जैसे बड़ी वाली बेटी है जो हिब्बा, हाँ, उनमें भाई वो घर में कीबोर्ड होता तो वो गाने कोई जो भी सुनती थी वो निकाल लेती थी। और जो दूसरी वाली है, दूसरी जो है उन्होंने कहा, फरमाइश की कि मैंने तबला सीखना। अच्छा, ओके। और उन्होंने तबला सीखना शुरू कर दिया और वो बजाना भी शुरू हो गया। एक दफ़ा नफीस साहब आए और उन्होंने सितार अपना निकाल लिया और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो बेटे की भी तो बारी है, बेटे के लिए तो वो उन्होंने बजा रहे थे तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू किया उसको, तो जहाँ उसकी समझ में नहीं आया वो रुक गई। अच्छा, और वो बजाते रहे, अपनी आंखें बंद की हुई थी और इसकी आंखें ऐसे फटी हुई थी, मैं तो देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो दोबारा गत पे वापस आए तो इसने ये शामिल हो गया, तो उन्होंने सितार रख दिया। उन्होंने कहा यही सेंस जो है होनी चाहिए कि आप जहाँ से आपको समझ आए कि ये सही है और फिर आप सही शुरू हो जाएं। वेरी गुड। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तुमने अब छोड़ना नहीं है। उसके बाद उसने तबला नहीं बजाया।
ऐसे ही होते हैं बच्चे। अच्छा, आपके बेटे में क्या टैलेंट है? वो भी, उसको भी म्यूजिक का बड़ा शौक है और वो गिटार बजाता है। उसका अपना एक बैंड भी है मिराज के नाम से। अच्छा। और उसने कुछ वो किए भी हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो वो ज़्यादा फोकस होता है। तो वो ये है कि मुझे वो बच्चों ने भी बहुत इनकरेज किया है, मतलब वो कि म्यूजिक की तरफ वापस आए ना। तो कभी इकट्ठे बैठ के सब, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, नहीं, कोई ये वाला ये सीन नहीं। कभी भी नहीं हुआ? देखिए, उसमें एक बात है कि ये सारे आपसे गुफ्तगू करने के लिए तो बड़ी मजे की मैंने बात की, बट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल दे हैव नो प्लेस। नहीं, आपस में, जैसे आपस में घर में होता है। हाँ, तो वो नहीं, वो क्योंकि भाई मेरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसमें वो है ना, मैं बिकॉज फॉर मी म्यूजिक इज सेक्रेड। ओके, तो फिर वो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। हाँ, शौक के अच्छा तौर भी पे अगला हो सकता सवाल क्या है, जरा पता करें। रुबीना अशरफ साहिबा, आजकल तो छोटी छोटी लड़कियां एक्सटेंशन की मरहूने मिन्नत हैं। आपके इतने हसीन बालों का क्या राज है? चलिए, भी जवेरिया ने पूछा है। इतने सारे लोग मुझसे पूछते हैं ऑन इंस्टा ऑल्सो, और जाहिर है कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर जवाब इसका मेरे पास नहीं है कोई, सिवाय इसके कि ये अम्मी का कमाल था शायद। अच्छा, आपकी फैमिली में इट इज जेनेटिक्स, हाँ, ज़्यादा तो जेनेटिक्स है। बट देन आपकी बेटी के भी बहुत अच्छे हाँ, मीना के भी हैं, मेरी ससुराल में भी सबके अच्छे बाल थे, मेरे फैमिली की साइड पे भी सबके अच्छे बाल थे। आई ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ हेयर, इतने होते थे कि मेरा दिल चाहता था ये कम हो जाए किसी तरह। बट मैं ध्यान भी रखती हूँ। अच्छा, ऑयलिंग नॉट रियली ऑयलिंग, बट मैं हेयर वाइटामिन्स खानी शुरू हुई थी फ्रॉम द एज ऑफ 30। और शायद में भी उससे भी पहले मैंने, जब मुझे लगा था कि ओहो, जिस दिन मुझे अपने बालों की कदर आई थी, शायद मुझे, जब मैंने ये सोचा था कि ओहो ये अब टूट रहे हैं एक्चुअली और ये नहीं होना चाहिए, सो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर। मैं हेयर वाइटामिन्स बहुत रेगुलरली खाती हूँ। आई ईट फॉर माई हेयर, आई ईट फिश बिकॉज मुझे लगता है कि ये बालों के लिए अच्छी है। एंड आई एम केयरफुल कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइज ना कराऊँ, और अगर कराऊँ तो फिर उसको जितने दिन वो चल सकता है वो चला। अच्छा, मैंने आपको कभी मोटा भी नहीं देखा, आप हमेशा आपने अपने आप को मेंटेन रखा है कि मतलब लाइक पता भी नहीं चला, बच्चे भी हो गए और मतलब ड्रामों में भी वैसे ही आती रही। सो उसका क्या राज है? उसका राज सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि आपको अपना आप कैसे अच्छा लगता है। और हर किसी को अपना एक वो पैटर्न पता होता है ना, जो उसका बेस्ट होता है। और फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। करती हैं आप? नाउ आई स्टार्टेड टू पुट ऑन या डाइट? नहीं, एक्सरसाइज का तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है जो बहुत डिमांडिंग है, और जब काम नहीं होता तो फिर घर को पूरा वक्त चाहिए होता है। बट आई ईट केयरफुली। मैंने एक ज़माने में ये शुरू किया था कि जब मैं शायद 2 रोटियां खाती थी, बहुत पुरानी बात है, और मुझे 1 रोटी पे जाना था, फिर 1 रोटी भी मुझे लगा कि ज़्यादा है, तो मैंने, वो फुल्का होता है ना, आप उसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर आप उसकी 2 रोटियां बना लेते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रीट करते हैं। अच्छा। एंड आई हैव डन दिस ऑल्सो, एंड आई हैव डन अनदर थिंग कि मैं खीरे को रोटी बना लेती थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वुड रियली पुट ऑन, और मुझे लगता था कि आपको बस ये रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है कि ये आप इस वक्त गलत तरफ जा रहे हैं, और चेक रखना ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक एक्सरसाइज है सिर्फ, अगर आपने पतला होना है कि आपने ये एक्सरसाइज याद कर लेनी है। जब कोई आपको कुछ खाने को कहेगा, आपने कहना that is the only exercise। ये नहीं है। And I would actually scold my friends कि जब मैं उनके घर जाती थी और वो ट्रे लगाती थी, मैं कहती थी तुम पागल हो, तुम भी डाइट पे हो, मैं भी डाइट पे हूँ, ट्रे क्यों लगती है इस घर में? मुझे चाय के साथ 1 चॉकलेट का टुकड़ा चाहिए, अभी भी, आज भी। सो मुझे मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, मांगती हूँ, हर किसी से पूछती हूँ आपके घर में चॉकलेट है, वो कहते नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बैग में से निकालती हूँ, चाय के साथ खा लेती हूँ। ये आप अपनी क्रिटिक खुद है हर चीज़ में। क्या कभी आपकी वेट पर या किसी चीज़ पर कभी हस्बैंड ने कहा कि रुबीना बस करो, बहुत मोटी हो रही है, कुछ जैसे आमतौर पर आम घरों में होता है ऐसे? तारिक को तो मैंने मौका नहीं दिया, क्योंकि ऐसी मोटी मैं हुई हूँ एक दफ़ा, तो तारिक को नहीं पता चला, मुझे ही पता चला था। मैंने ही अपनी एक तस्वीर देखी, एंड आई सर ये जो मेरी फ्रेंड है, इसको तो हम मोटी कहते थे, तो ये और मैं तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, ये क्या हुआ है?
एंड दैट्स व्हेन आई वेंट ऑन कीटो। आई सेड ये अब सीरियस हो गया मामला। ओहो। सो और उसके बाद फिर मेंटेनेंस है जो कि अभी तक चल रही है। अभी भी मेरे पास 1 kg ज़्यादा है। अच्छा। अभी भी है। और रमज़ान में वो नहीं टारगेट करा है क्योंकि पकौड़े जो हैं वो बर्दाश्त नहीं। उनको छोड़। अगला सवाल क्या है जी? अरशद महमूद, अपने इतने सारे गाने तख्लीक किए हैं, कभी किसी हीरोइन को देख के आपका दिल गुनगुनाया? मतलब कि क्यों नहीं गुनगुनाया होगा? कह रहे हैं आपने इतने सारे गाने तख्लीक किए हैं, कभी किसी हीरोइन को देखकर आपने कुछ होता ना दिल गुनगुनाया? तायरा साहिबा देख रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं? नहीं वो बिल्कुल शक्को-शुबात वाली खातून नहीं। जब भी कोई इससे ये ज़रूरी नहीं कि जी कोई खूबसूरत चेहरा आप देखें, हाँ। कोई खूबसूरत चीज़ भी आप देख लें तो आप उससे ज़रूर इंस्पायर होते हैं। हाँ। और फिर ये जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है वो भी आपको बड़ा मोटिवेट करता है। हाँ। कि आप किस तरह का काम करें। लाइक फॉर इंस्टेंस अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, हम आपस में बैठे थे, जिसमें बड़ी वो फेमस हैं आजकल कुर्रतुल ऐन बलोच। जी। तो क्यूबी वो शी वांटेड टू डू सम सीरियस पोइट्री और वो मेरे पास आई और मैंने कहा देखो हम आजकल ना या तो मिल्ली नगमा बनाते हैं या सूफी वो करते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगी से ना रोमांस ख़त्म हो गया है। हाँ। क्योंकि वैसे गाने अब नहीं बनते कि अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, मतलब इस तरह का कुछ नहीं होता। हाँ, सही कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा तो आप कुछ करें। तो मैंने फिर परवीन शाकिर की 3 नज़में उससे गवाई, जो विच आई थिंक इज जो अभी नहीं हो रहा कुछ। हाँ, वो तो बहुत उसमें प्यारा से रोमांस एक था नज़्म वो। तो बहुत मजे की आप, और उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है निदा। सुनाए ना तो प्लीज। तुम्हारे जो सुनने वाले हैं उनके जहन पे कोई इस पे सुनाए ना। बोझ नहीं होगा। वो है कि दुआ तो जाने कौन सी थी जहन में नहीं, दुआ तो जाने कौन सी थी जहन में नहीं, बस इतना याद है 2 हथेलियाँ मिली हुई थी जिनमें एक मेरी थी और एक तुम्हारी। That's beautiful. क्या बात है। तो आप खुद रोमांटिक पर्सन है, तब होता है ना ये काम होता नहीं बगैर रोमांस के। मेरा तो ख्याल है कोई काम नहीं होता बगैर रोमांस के। Everyone's a romantic at heart. लेकिन कुछ जो है कुछ का नजर आता है और कुछ का नजर नहीं आता। जिनका नजर नहीं आता वो ज्यादा होते हैं। हाय अच्छा, तो ये जरा अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना अब दूसरी तरफ जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपकी जानी चाहिए। और रोमांस सिर्फ इंसान का इंसान से नहीं होता। रोमांस की बड़ी फॉर्म्स हैं। किसी को पत्तों से और फूलों से इश्क हो सकता है। अरे मेरी अम्मी किसी को बादलों से हो सकता है, किसी को अच्छे खाने से भी हो सकता है। वो 2 तरह, ये भी फैज साहब ने कहा हुआ है ना कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। अच्छा, ये 2 ही ऑप्शन। मैं बिल्कुल ये अलग गुफ्तगू करने वाली हूँ। रोमांस खाने से भी हो सकता है। तो आप लोगों को मैं किचन में लेके चलती हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को रोमांस होता है खाने से। और मैंने आपको भी कहा होता है खाने से रोमांस, क्यों नहीं होता? अभी आइए, कमाल चीज है ना एक दुनिया में। और आपके किचन में से इतनी खूबसूरत स्मेल जब से हम आए हैं, इतनी देखो मैं अच्छी स्मेल्स आ रही हैं। 2 खाने के रोमांटिक लोगों को आई डोंट नो, इन्होंने तो कहा कि इनको होता है खाने से प्यार। क्या अरशद साहब आप भी अपने किचन में कभी जाते? हाँ, कोविड में तो काफी पकाया है। हाँ सही, तब तो सबने बनाया है ना खाना, जिनको नहीं भी आता था। मुझे आ गया। तो आपने तायरा जी के लिए कुछ पका के उनको खिलाया? जी बिल्कुल। क्या पकाया आपने तायरा जी? मुख्तलिफ चीजें, मतलब उसका नतीजा ये हुआ कि अब भी जब रमज़ान में नहीं लेकिन नॉर्मल उसमें आइए तो नाश्ता जो है सुबह वो मैं ही बनाता हूँ। और क्या बनाते हैं नाश्ते में? ऑमलेट, जो उसको वो बहुत पसंद है और वो ना मैं बनाऊँ तो वो ट्रे सजा के लेकर जाते हैं कभी तायरा जी के आगे। ये मुझे जी बिल्कुल ऐसे ही। ओह क्या बात है, जबरदस्त भाई। ये तो आई थिंक ये छोटे-छोटे जेस्चर्स जो है ना ये बहुत प्यारे हैं। अगर कोई इसमें कुछ भी नहीं लगता ना, एक ऑमलेट बनाने में कुछ भी नहीं लगता, तो अगर आदमी ये करना चाहे कि किसी एक दिन, मे बी नॉट इवन एवरी डे, संडे को या किसी एक दिन अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना दे, तो इससे ज्यादा रोमांटिक बात आप वाले आदमी लाते हैं कभी ट्रे सजा के और नाश्ता बना के? हाँ, वो हर संडे को मैं ज़रा देर से उठती हूँ, तारिक ज़रा जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको ये बीमारी है, तो
ये बहुत सारे आपको भी होगी, आदमियों को नॉर्मली होती है ये बीमारी, सुबह उनकी आंखें हमारे आदमी को भी है। हाँ, आंख खुल जाती है। तो वो दरवाजा खोलेंगे और कहेंगे ले आऊं, हाँ, एंड दैट मीन्स हलवा पूरी। और मेरा दिल बैठ जाता है क्योंकि मैंने रात को, क्योंकि वो वीकेंड होता है, हाँ, और मैंने रात को ज्यादा खाया होता है, उस पे हलवा पूरी मीन्स सारा दिन तबाह। नहीं तारिक, फिर कुछ चौथे हफ्ते में फिर बहुत वो हो जाती हूँ अपनी इस जवाब से शर्मिंदा, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ले आए, तो ले आए नहीं, फिर देन ऐसे विल गो एंड हैव इट, बिकॉज़ मुझे जाके खाना वहीं पे गाड़ी में बैठ के, विच ही हेट्स, क्योंकि स्टीयरिंग के साथ मेरा ख्याल है ट्रे एडजस्ट करना मुश्किल है, तो तारिक को बहुत बुरा लगता है, बट ही डज इट फॉर मी। अब सामिया जी जो है हमारी, ये इन्होंने बनाई है सहरी भी और अफ्तारी भी। अफ्तारी भी। और कौन से भटूरे थे ये? छोले भटूरे थे। और कैसे बनाया तुमने? बहुत इसकी आसान रेसिपी है। मैं डो पे आऊंगी पहले, क्योंकि ये डो जो है वो खमीर का है, और आप इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल बन और बिल्कुल फ्लफी जैसे इसकी डो थी। आपने सबसे पहले 1 कप आपने मैदा लें, उसके अंदर आपने जो 1 साशा, जो 1 पैकेट होता है उसके अंदर खमीर का, ईस्ट का, आप उसको नॉर्मल आधे ग्लास पानी में घोल लें, वो हल्का सा राइज होगा, फिर वही पानी आपने मैदे में ऐड करना है, नमक, घी, और उसको गूंद लें। अगर आपको लगता है कि उसको गूंदने में पानी कम है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधा पौने घंटे के लिए रख दें। हल्का सा राइज होगा लेकिन बड़ा फ्लफी और बड़ा अच्छा डो बन जाएगा। साथ ही साथ फिर मैंने उसके पेड़े बनाए, उसके अंदर आप इसको हल्का सा मतलब आप उसको होल करें ताकि उसके अंदर फिलिंग आएगी। उसके अंदर पनीर की फिलिंग है, इसके अंदर चॉप प्याज है, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक है ताकि फ्लेवर ज़रा मज़े का हो जाए। और आप उसको अच्छी तरह बांध के उसको बेल लें, बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, ताकि फटे नहीं। तो बहुत छोटे आपने बनाने हैं, और शैलो फ्राई आप इसे करेंगे तो हल्का सा ये फूल जाएंगे, बिल्कुल तंदूर की रोटी की तरह, या आप ये कह लें कि पीटा ब्रेड की तरह। और फिर आप उसको आप रख सकते हैं, आप इसे किसी के साथ भी, डायरेक्ट चाय के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा सा फ्लफी सा है। अच्छा, और अफ्तारी में क्या बनाया? अफ्तारी में ये अफ्तारी का ही बता रही हूँ मैं, छोले भटूरे, क्योंकि एक रेसिपी है, आप इसको फैमिली एक दिन खा सकती है फ्रूट चाट के साथ, व्हाटएवर, खरबूजा या कुछ भी आप ले लें। और जो ये छोले भटूरे बिल्कुल घुटे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल मैश कर दिया इसके अंदर मैंने क्रीम भी ऐड की है, इसके अंदर मैंने दही भी ऐड किया है। तो ये बिल्कुल फ्लफी हो गया, और इसको अच्छी तरह, मतलब सिंपल है, ऑयल लेना है, प्याज चॉप करके, अदरक लहसुन शामिल करेंगे, राई का दाना, जीरा, ये आपने इसकी रेसिपी है जो अपने तड़के के लिए रखनी है। कड़ी पत्ता ऑप्शन है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आप इसमें छोले ऐड करके उसको भूनें। अच्छा, और वो जो तुमने वो जो ये बहुत अच्छा शेक है, इसके अंदर मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इसमें मैंने दूध लिया है, क्रीम ऐड की है, दही ऐड किया है। साबूदाने को मैंने बहुत बॉईल किया था, यानी कि थिक सा, मतलब बिल्कुल एक ग्लू की तरह हो गया था वो शामिल करके, इसमें बादाम, और आप इसमें मैंने खजूर, इसके बीज निकाल के आप इसको ब्लेंड कर लें मीठे के लिए, क्योंकि इट सेल्फ खजूर मीठी होती है। लेकिन अगर आप फिर भी स्वीट लवर है, आपको लगता है कि इसमें मीठा कम है, तो फिर आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर लें, या कुछ आप गुड़ यूज़ कर लें, उसको ब्लेंड कर लें। ये बड़ा थिक सा होगा, ठंडा करके पिएं, और बच्चों को अगर दे रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें ताकि थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। नाइस। क्या है आप लोगों को, मतलब होता है ना कि जिसके बगैर मुमकिन नहीं होता गुजारा, होता है ना, कभी डाइट भी कर रहे होते हैं लेकिन वो तो खाना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को शुगर होती तो मिठाई के बगैर नहीं वो रह पाता। तो मैं आप दोनों से पूछना चाह रही हूँ कि किसके बगैर रहना नामुमकिन है? मीठे के। मीठा? और आपकी क्रेज? ऐसा नहीं, मैं मीठे का इतना शौकीन है। मीठा मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा, तो वो मैं ढूंढता रहता हूँ कोई। बहुत दिन के बाद मैंने किसी की फेवरेट आइसक्रीम सुनी, मतलब लोग कहते हैं शाही टुकड़े, हलवा, खीर, या कोई मीठे में। नहीं, और हमारे यहाँ शहर में हैं 2-4 ऐसे लोग जो घर में बनाते हैं। जी जी, वो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत अच्छी। मेरी बेटी ऑनलाइन मंगाती थी ना, घर में बनी हुई होती है। हाँ, तो आपने ये ढूंढ ली है? हाँ, जिसको जो चीज पसंद हो। तो आइसक्रीम आपकी क्रेविंग है ये? हाँ, नहीं, लेकिन खाने में मतलब मुझे खासतौर पे अफ्तारी में वो जो मेरी बेटी है, डॉक्टर जो है, वो काले चने और उसमें वो कुछ डालती है बॉईल करके, वो बहुत मजे के, उसमें हल्का सा कुछ सैलेड ड्रेसिंग भी होती है उसमें। तो बहुत मजे का वो होता है। तो अच्छा, वो वाले अब्बा थे आप बच्चों को संभालने वाले, या उस वक्त टाइम ही नहीं था? नहीं था, मेरी बीवी ने संभाले, मैं बता रहा हूँ आपसे। नहीं, कभी कभार होता है ना कि चलो गोद में उठा लिया, बीवी ने साड़ी पहनी है, वो एक होता था, हमारा ट्रिप होता था कि जब बच्चों को गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो हम लाहौर जाते थे, दोनों हम लाहौर में, सारे हमारे जो रिश्तेदार थे वो लाहौर में थे, तो ट्रेन से जाते थे। अच्छा। और वहाँ पे फिर वी यूज्ड टू हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। और मेरी
बीवी जो है वो बहुत खफा होती थी कि तुम जरा सा भी इनको वक्त नहीं देते और ये किस तरह तुम्हें चिपटे होते हैं, जबकि मैं इनका ख्याल रखती हूँ। इसीलिए चिपटे होते हैं ना, बिकॉज़ जो रोज नजर आता है उसको थोड़ी चिपकेंगे। और क्या हाय अल्लाह, टाइम खत्म हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला यार। और हमें तो अब मेहमानों को बिठाया भी नहीं, खड़े खड़े रुखसत ये देखिए जरा। अच्छा वो तो बिठा के रुखसत करूंगी, मैं बैठ के रुखसत करूंगी भाई। आए जी आए। ये खाना है मुझे, ये आप छोला खाएंगे भटूरा। बिल्कुल। हाँ, आई वांट टू रखो, क्योंकि अगर ये मजे का हुआ तो फिर मैं दोबारा रेसिपी पूछूंगी। हाँ सुने, आपकी डायरेक्शन का ड्रामा जो है ना वो बहुत, मुझे वो क्रेविंग हो रही है। कब आ रहा है आपका कोई वेंचर जो हम एज डायरेक्टर आपको देख पाएंगे? कब वो स्क्रिप्ट अच्छा वाला चूज करेंगी आप? जब वो लिखा जाएगा। तो अभी कोई दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा मुझे? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। ऑल्दो आई डू वांट टू डायरेक्ट, बट मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। किस तरह का चाह रही हैं आप? रोमांटिक, घरेलू, किस तरह की कहानी चाह रही हैं? हम कब वो रियल असल हो, जो कहानी समझ आए, जो लगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात गलत नहीं है, ऐसा कुछ। सो होपफुली। तो कितना कुछ घर में चेंज आता है जब आप एज डायरेक्टर अपने, वो कहती है ना कि सर पे कफन बांध के निकल जाती हैं डायरेक्टर बन के, क्योंकि आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। बिल्कुल सर पे कफन है। तो वो घर में क्या चीजें चेंज होती हैं? घर तो शायद पुरसुकून हो जाता है, मगर मेरी जिंदगी बहुत गड़बड़ में चली जाती है। आपको सुबह जाना है और फिर जब वापस आना है तो उसी जगह में है आपका दिमाग और आपका ध्यान और अगले दिन की प्रेप। सो इट्स टफ। ये काम मुश्किल है, बहुत बड़ा है, बहुत थैंकलेस है हमारे यहाँ। सैडली वेरी थैंकलेस। प्रोडक्शन ऑल्सो में भी तुमने की है, तुम्हें पता है। सो इसके लिए, इसीलिए अच्छे लोग निकलते जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं बेचारे उनको बहुत हैट्स ऑफ, सलाम है। सलाम। हम भाई सच्ची बात ये है, इन दी एंड में यही कहूँगी, हम आपको देखना चाहते हैं, आपके म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं, आपको हम ड्रामों में देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ हमें जो है मौका दें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें आप। नहीं हम काम तो कर रहे हैं, ये रुक नहीं सकेंगी। ये थोड़ा सा ये होता है। अच्छा, आपको क्यों जहन एक ऐसा कारखाना है जिसमें जब आप काम नहीं कर रहे होते तब भी वो चल रहा होता है। बिल्कुल। और आपको एकदम से लगता है कि एक दिन आप पहुंच गए वहाँ, अरे ये तो सारा वर्कआउट हुआ है, बिकॉज इट्स वर्किंग, इट्स ऑलवेज वर्किंग। और आपसे ये ख्वाहिश है कि बस जल्दी से अच्छा सा ड्रामा जो है ना चूज करें, और एज डायरेक्टर जो है शुरू देखना है आपका ड्रामा। अच्छा, मैंने भी एक जुमला कहना है। जी बिल्कुल, कह दूं? कह दें। भाई एक दफा किसी साहब ने मुझे कहा कि ये गालिब की शायरी का क्या फायदा, समझ ही नहीं आती किसी को। तो मैंने कहा यार, अब मैं आपकी जहालत का कसूर गालिब को तो नहीं दे सकता। ये मैं कहना चाहता था, क्योंकि इसने शुरू में ही मुझे वो कह दिया कि लोगों को समझ नहीं समझ। भाई नहीं आती समझ तो आपका कसूर है ना। पढ़ना, समझना, अपने दिमाग को खोलना बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए, क्योंकि ये इतनी कारामद मशीन है जिसको हम बंद करके और ऑटो पे चले जाते हैं। एक और प्रोग्राम करेंगे एक समझदारों के लिए। सही बात है। यहाँ मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो ब्रेक पे जा रही हूँ अभी। आप लोगों, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाला टाइम जो है ना सोने का टाइम होता है, मुझे पता है आप लोग, और आपको जगाना, अपने आपके फैंस के लिए जगाया, तो उसका आपको बहुत शुक्रिया। नहीं, हमें थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। और मुझे जब पता चला कि आप होस्ट हैं तो मैं कैसे कहता। क्या बात है, लव यू भाई। तो जी एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। और अगर आज का प्रोग्राम मिस हो गया है, परेशान नहीं हो, अगर सुबह उठने वाले लोग हैं तो मॉर्निंग शो के टाइम देखिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ पावर ईगल्स की CEO एंड फाउंडर से, जिनका नाम है बिनिश अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मैंने सुना है कि आपकी जो कंपनी है वो USA बेस्ड है, कंपनी है। जी बिल्कुल। और आप बहुत ख़वातीन को हेल्प आउट करती हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करती हैं, उनका उनको अपने पैरों पे खड़े होना। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और अस्मा ज़िया हमारे साथ मौजूद है, आपकी टीम मेंबर हैं ये। जी बिल्कुल। तो अपनी कंपनी के बारे में हमें कुछ बताएं प्लीज। ठीक है।
लाइक अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो लाइक आई वाज सेल्फ एम्प्लॉयड प्रायर टू जॉइनिंग इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। लाइक मैं सेल्फ एम्प्लॉयड थी, अपनी बुटीक रन करती थी दुबई में। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि लाइक अ लॉट ऑफ मनी जो है वो मेरे बिजनेस में आ भी तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में यही होता है कि आप बहुत सा पैसा लगा रहे होते हैं, आ भी रहा होता है लेकिन कुछ बच नहीं रहा होता। तो एक पॉइंट आया कि मेरी हेल्थ भी डेट्रिएट हो गई। तो फाइनली मुझे एक ऑफ़र आई कि आप ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करें। अच्छा। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस क्रिएट करके ना आप अर्निंग कर सकते हैं। सो पावर ईगल इज़ अ कंपनी, इज़ अ टीम जो एफिलिएट है, हम लोग यूएस बेस्ड कंपनी के साथ एफिलिएटेड हैं जो वेलनेस के ऊपर काम करती है। अच्छा। तो basically the whole idea that I have is that I have to create millionaires in Pakistan. So as today you can see Asma is here, she's one of my testimonials. She's just 22 years old and she's a young millionaire from Pakistan and she's part of Power Eagles. चाहे like my main idea, आराम से निकलना बाहर। अब सबको पता चल गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो बस मेन आइडिया यही है कि लाइक एट द मोमेंट अगर कुछ भी डिजिटल नहीं है तो आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकते या आप अर्निंग नहीं कर सकते। बिजनेस पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है और वो एक लोकेशन पे एक जगह है, उसके बारे में लोगों को कैसे पता चले। सो आप कहती हैं कि ऑनलाइन आप अपना जो कैनवस है वो ब्रॉड कर सकती हैं, लोगों को पता चल सकता है कि ये देखो हमारे पास ये कहना चाह रही है। तो अस्मा की क्या कहानी है? अस्मा ने क्या किया ऐसा? 22 साल में लड़कियों के हाथ पीले होते हैं लेकिन अस्मा ने तो माशाल्लाह सब नीला पीला कर दिया। फॉर मी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं मेरे ख्याल से। मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है अपनी फैमिली को। एक फैमिली मेम्बर तो होता है ना जो मिडिल क्लास वाली चेन से बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली दैट्स माय स्टोरी। लेकिन आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो पावर ईगल इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, वी विल टीच यू। पावर ईगल्स ने मुझे कहा कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन नहीं हुई कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो साथ साथ स्टडी करो और साथ साथ जो है अपना बिजनेस रन करो। और सब सिखाया, ग्रूमिंग, एक्सपोजर सब पावर ईगल्स ने दिया। फॉर एग्जांपल आसान अल्फाजों में बताओ कि जैसे तुम अपना बताओ ताकि लोगों को समझ आए कि अब जैसे क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, क्या किस तरह तुम इनके पास गई और क्या सीखा तुमने। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो आप तो भी कर सकते हो। आप अगर हाउसवाइफ हो, घर में बैठे कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो उस टाइम को प्रोडक्टिव बना लो थोड़ा सा। आप ऑनलाइन बिजनेस करो इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, टिकटॉक स्क्रॉलिंग। आप ये बिजनेस करो ना अपना, 2-3 घंटे दो, 4 घंटे दो, जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो आप इसको सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, आप फुल टाइम में कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप एक पार्ट टाइम में भी अच्छी इनकम अर्न कर लेते हो। और इमेजिन अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप किस लेवल पे जाके अर्न करोगे। अगर मैं पार्ट टाइम, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी ना, 2 साल मेरी ग्रेजुएशन में लगे जब मैं इस टाइम पीरियड में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर पार्ट टाइम में करके मल्टी मिलियनियर बन सकती हूँ तो फुल टाइम में कितना तो करके कैसे बनी, यही तो कहानी मुझे सुनाओ ना। ऑनलाइन पहले बीनिश बाजी से मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया, उन्होंने ही मुझे सिखाया, इसी रास्ते पे लगाया और मैं सीखती गई इनसे। और मतलब लाइक क्या आप कैसे टीच कर रहे हो? बेसिकली हमारा ना डेली बेसिस पे हमारे जूम सेशंस होते हैं। हम डिफरेंट कैटेगरीज टीच करते हैं। इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे करना है, यूट्यूब मोनेटाइज कैसे करना है, आप टिकटॉक को मोनेटाइज कैसे करना है। टेक्निकली सारी आप नॉलेज दे रहे होते हैं जो पूरे आम बच्चों को नहीं पता होता या आम लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो वो आप टेक्निकली उनको अवेयरनेस देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और फिर बिजनेस वगैरह की सोच उनकी अपनी है कि हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ से लेकर ये बेच रहे हैं, आप बताती हैं कि ऐसे करो ऐसे। बिल्कुल, देखिए हमारे अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। अच्छा, हमारे आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, आपके बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं। अच्छा। लाइक आप इसके थ्रू पेड ट्रैवल्स भी अचीव कर सकते हैं। जैसे अस्मा मेरे साथ बताया जा रही है, शी इज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप। अच्छा। तो इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। आप
आप अगर वेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो, आप प्रॉपर कोच बनना चाहते हो, बिजनेस कोच, वो भी कैटेगरी आपकी अर्निंग स्ट्रीम है। फिर आपकी पैसिव इनकम आ जाती है। वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पैसिव इनकम बताई नहीं जाती। लाइक हमारे वही एक मैट्रिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं ना। एंसेस्टर्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू गो एंड हंट, और उसके बाद जो है उसी साइकिल को आज जॉब में हम लोग रिपीट कर रहे हैं। सुबह से लेके 9 to 5 करें, वापस उसको दोबारा रिपीट करें, और आगे जनरेशन भी वही चीज़ करें। स्कूल्स के अंदर पैसिव इनकम के ऊपर इतनी सारी बात नहीं की जाती। पैसिव इनकम क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी सी एक कंपनी जब बिल्ड होती है, तो फॉर एग्जाम्पल जो उसका आप समझें कि आप फॉर एग्जाम्पल यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली वर्किंग, आप एक्टिवली काम नहीं करें, लेकिन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इनकम जनरेट करे, सेट कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर सोल इंडिविजुअल के लिए हम उसको सेट करवा के देते हैं। अच्छा अच्छा। सो आप ज्यादातर मेडिकल बेस्ड चीजें हैं जिससे हेल्थ एंड वेलनेस है। बिल्कुल हेल्थ एंड वेलनेस, बिल्कुल। पावर ईगल जो है उसमें बिल्कुल। अच्छा, आपको अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि 6 डिजिट्स में कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इट डिपेंड्स ऑन अल्लाह सुब्हान ताला एंड योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट, हम देखिए हम आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इन द एंड ऑफ द डे आप कितना काम करते हैं, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स को लेकर आप अपना एफर्ट लगाते हैं, रिजल्ट आपके सामने। इफ आई वुड से लुकिंग एट हर जर्नी, शी वाज एबल टू बिकम अ 6 फिगर अर्नर इन जस्ट 2 months। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट जर्नीज होती हैं। सो आई हैव पीपल जिन्होंने 6 महीने में अचीव किया है, देयर आर पीपल जिन्होंने साल में अचीव किया है। बिल्कुल, कुछ लोग टाइम लेते हैं सीखने में, वो वाली चीज। एब्सोल्युटली, क्विक लर्नर्स भी होते हैं। आपकी टीम में कौन-कौन शामिल है? मेरी टीम में डॉक्टर्स भी हैं, मेरी टीम में हाउसवाइफ्स भी हैं, मेरी टीम के अंदर जर्नलिस्ट भी हैं, मेरी टीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर सो मेनी मॉडल्स एज वेल हु आर पार्ट ऑफ माय टीम। सो डिफरेंट बैकग्राउंड से और डिफरेंट, इस वक्त 30 कंट्रीज के अंदर हम जो हैं अपना टीम रन कर रहे हैं, अपने कंपनी को रन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आई एम विशिंग टू टेक इट मोर ब्रॉडर। मेन आइडिया है आई वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर मिलियनेयर्स इन पाकिस्तान। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो क्या करे? आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बीनिश अबू बकर के नाम से, यूट्यूब पे भी बीनिश अबू बकर के नाम से आप कर सकते हैं। आपको फ़ोन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो दे कैन कांटेक्ट मी थ्रू दैट। अच्छा जी, सो इस तरह है। और अगर आपने कहा कि डिपेंड करता है आप कितने एफिशिएंट हैं काम में, कितनी जल्दी पिक है आपकी, उस हिसाब से। तो क्या आपके पास जूम की क्लासेस लेते हैं, ये इस तरह होगा कि अलग अलग आप शेड्यूलिंग देंगी जो भी आपको मतलब अपने साथ? देखिए हमारी डेली क्लास, बिल्कुल डेली क्लासेस होती हैं। साथ अभी रिसेंटली हम टीवी के ऊपर पूरा, मैंने लाहौर के ऊपर सक्सेस डे किया है। तकरीबन हमारे टीम के विद इन पाकिस्तान 500+ लोग थे। अच्छा। कल मेरा इवेंट था मोवेनपिक में, देयर वर मोर देन 120 मेंबर्स ओवर द मीटिंग। तो यानी कि वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग। और बाकी ये है कि बिल्कुल ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम तो हमारा प्रॉमिस है। वंस समबडी जॉइन्स इन वी आर गोइंग टू सपोर्ट। हम हर तरह की, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर टॉपिक के ऊपर, हर तरीके, इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, इवन कम्युनिटी, अगर किसी को बात करनी नहीं आती, बिकॉज बहुत सारी हाउसवाइफ डरती हैं कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने कहना है कि नहीं, बस आई वांट टू गिव माई सेल्फ अ चांस। ओके ओके। तो इंशाल्लाह ये पावर ईगल सिर्फ खवातीन के लिए या बहुत सारे मेल मेंबर्स? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं समझ आता हो, तो उनकी अम्माओं ने और बाकी सब ने, तो टीचर्स ने नहीं समझाया, तब सबके लिए पावर ईगल है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंपनी। थैंक यू अस्मा जी। तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेजेंड्स हमारे शो पे आ रहे हैं और आपके मनपसंद सितारे भी आते रहेंगे। मिक्स एंड मैच आप शान सहूर में देखेंगे। जो आप चाहते हैं प्लीज़ आप हमें लिख के भी भेजिए, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, हम ज़रूर उनको अपने शो में दावत देंगे। तो शब बखैर। कितना अजीब